हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। विजन ISPT 365 मैगजीन हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन को। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने वेरियस जो आर्टिकल्स देख चुके हैं हम यहाँ पे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड अफ्रीका के बारे में, जिसके अंदर 2 आर्टिकल है। फिर हम कोशिश करेंगे USA के भी जो आर्टिकल्स हैं उसको भी डिस्कस करने की। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया और अफ्रीका के कैसे रिलेशनशिप हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो यहाँ पे चैनल पे नए हैं, तो उनको मैं बता दूँ, जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। @study time only टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए या नीचे लिंक दी गई है तो उस लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वेरियस PDFs के मटेरियल्स और सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इंडिया एंड अफ्रीका में सबसे पहला पॉइंट हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अफ्रीका की जो कंटिनेंट है, ठीक है, जैसे हमारा जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी कंट्रीज हैं साथ में आपस में मिलकर क्या कर रही है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निकाल के लाए, जिससे क्या हो उनका ट्रेड जो है यहाँ पे इन्हेंस हो, बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कॉमन मार्केट बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, कॉमन मार्केट बनेगा। पहला पॉइंट याद रखना है कॉमन मार्केट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपको याद रखना इंट्रा अफ्रीका ट्रेड होगा। मतलब अफ्रीकन की जो कंट्रीज, जैसे भी ये हमारा पर्टिकुलर अफ्रीका है, अफ्रीकन कंटिनेंट है, अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज है वो आपस में यहाँ पे ट्रेड करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। ये एक एस्टिमेट यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, AFCFT के नाम से जाना जाएगा। AFCFT मतलब द अफ्रीकन, मतलब इधर अफ्रीकन कंटिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना एक लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और जिसका 1.2 बिलियन पीपल इसके अंदर आते हैं और GDP ओवर 3.4 US$ जो है बिलियन यहाँ पे आता है। तो ये एक एस्टिमेट आप लगा सकते हैं GDP का भी, और कितने पीपल इसके अंदर है इसका भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब एक्चुअली इससे होगा क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, यहाँ पे 60% बूस्ट देखने को मिलेगा। इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड जो है 2022 तक कहा गया है कि ये देखने को मिल सकता है। ये 2020 से जुलाई 2020 से ऑपरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए इंडिया का क्या रोल है, क्या इस सारी चीज़ें वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अफ्रीका से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अफ्रीकन की जो इकोनॉमी इसको फॉर्मलाइज करेगा, सभी आगे लेके जाएगा। टोटल 54 कंट्रीज जो है इसके अंदर साइन कर चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना जिसमें से 27 कंट्रीज ने रेटिफाई भी कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लेते हैं अब। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन क्या है, ये कैसी बॉडी है, तो एक तरीके से ये क्या बॉडी है, ये कंटिनेंटल बॉडी है। ठीक है, कंटिनेंट की बॉडी जिसके अंदर 55 मेंबर स्टेट आते हैं। ठीक है, 55 मेंबर्स हैं, जितने स्टेट्स हैं वो सभी कंटिनेंट्स के इसके अंदर आते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट क्या है, एडिस अबाबा में इसका जो है सेक्रेटरीट है। मतलब इथोपिया के अंदर इसका सेक्रेटरीट है। आपको इथोपिया वर्ड याद रखना है। ठीक है, इथोपिया हमारा जो स्टेट मतलब एक कंट्री है, तो वहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है, ये आपको याद रखना है। ये इसको लॉन्च कब किया गया था, 2002 में लॉन्च किया गया था, याद रखें। ठीक है, दुर्बान साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक कंट्री है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका के बारे में, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, तो अफ्रीकन की एक तरीके से एक यूनिटी को भी ये दिखाएगा। जिस तरीके से आप कह सकते हैं एक यूरोपियन यूनियन से आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, नॉट लाइक दैट, मतलब एक फुली तरीके से नहीं, पर हाँ थोड़ा सा एक जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, पर उसके उन लोगों ने तो बहुत वास्ट लेवल में इसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ दिस विजन जैसे एजेंडा यहाँ पे रखा है 2063 का, कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लेके आएंगे। ठीक है, जो अफ्रीका की जो लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इंडिया का क्या रोल है, तो वही चीज़ हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे याद रखना है इंडिया इन 2019 के अंदर इंडिया ने एक्सटेंड किया है, जो ग्रांट्स देगा वो 50 मिलियन का रहेगा। $50 मिलियन पैकेज टू नाइजर टू होस्ट अफ्रीकन यूनियन समिट। अफ्रीकन यूनियन समिट को होस्ट करने के लिए यहाँ पे इंडिया इतना पैसा दे रहा है। तो ये आपको याद रखना है, $15 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है लीबिया से रिलेटेड। ठीक है,
तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेनली 2 ही आर्टिकल्स हैं और आगे हम देखेंगे, फिर यूएसए वाला आ जाएगा। तो देखिए लीबिया समिट हुआ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो लीबिया समिट हुआ है, कहाँ हुआ, कैसा हुआ है, ठीक है। जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से, जैसे रशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हो गए जिसे हम यूएई कहते हैं, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया और यूएस हो गया। ये सब एक साथ आए यहाँ पे रिसेंटली और बर्लिन के अंदर यहाँ पे ऑस्पिशियस यूनियन टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ लीबिया। तो लीबिया के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये लोग सबमिट किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। इसका गोल क्या है, एक तरीके से फॉरेन पावर को विल्डिंग करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, और इन द रीजन टू स्टॉप द इंटरफेयरिंग इन द वॉर। जो भी वॉर वगैरह होगा, आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में लीबिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉर देखने को मिला था, ऐसी सिचुएशन आ रही थी देखने को था। तो वो जो ट्रुप्स वगैरह, वेपन्स वगैरह आता है, उसको रोकने के लिए चीज़ मेनली यहाँ पे आए हैं बड़े बड़े कंट्रीज से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पे हुए हैं इस समिट के अंदर, वो क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लें, पार्टिसिपेंट कमिटेड टू refraining the interference in the armed conflict or in the internal affairs of लीबिया। तो यहाँ पे रिफ्रेनिंग करने की बात की जा रही है, इंटरफेरेंस जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्टर्स जो होंगे वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टिसिपेशन कॉल ऑल पार्टी कंसर्न की बात कीजिए, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटी हो गया, ठीक है, डिस्कलेशन हो गया, परमानेंट सीज फायर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखना। एक टेक्निकल कमिटी जो है यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, जो मॉनिटर करेगी इस सभी इम्प्लीमेंटेशन को, कि सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसमें आर्ग्यू किया गया कि ऑल लीबियन जो पार्टी हो जाएगी वो उसको रिज्यूम कर सकती है, ये जैसे लीबियन लेड और लीबियन ऑन जो पॉलिटिकल प्रोसेस हो यहाँ पे एक सिंपल वे में चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कोई भी टेररिस्ट वो नहीं, ग्रुप नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? लीबियन लेड होना चाहिए। जो लीबिया की गवर्नमेंट जो है ऑन करे इसको लीबियन लेड हो, ठीक है। तो उस पर जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाएगा, यूएन का सपोर्ट मिलेगा, यूएन सपोर्ट मिशन इन लीबिया, ये इस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हो गया, ये आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा लीबिया क्राइसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लीबिया एक कंट्री है, आपको पता ही होगा, ठीक है। लीबिया इज अ कंट्री इन द मगरेब रीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर एक ये कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर कंट्री है। आपको मैप के अंदर जाके इसको देखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हुई थी एज अ किंगडम 1951 के अंदर, ठीक है। और ये याद रखना, पोस्ट को 1969 यहाँ पे दिया गया, रूल्ड बाय द मुअम्मर गद्दाफ़ी, तो इनके द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता था, ठीक है। लीबियन सिविल वॉर हुआ था 2011 में, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चला आ रहा है, इसकी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट 2011 में चला है, ठीक है। सिविल वॉर काफ़ी हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉरेन मिलिट्री का इंटरवेंशन देखने को मिला, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो जो डिक्टेटरशिप थी मुअम्मर की, तो वो अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग की सीरीज़ ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चले हैं, अपराइजिंग, आर्म कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली हैं, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल को हमने देखा, डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यूएसए की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए यूएसए अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पावर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएसए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यूएसए से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ होती है तो आपको यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। तो जैसे ट्रम्प का जो विजिट है, वो ट्रम्प का विजिट हमको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रम्प विजिट टू इंडिया, ठीक है। जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वहाँ पे विजिट किए थे यूएसए के अंदर, तो हमने कहा था हाउडी मोदी, ठीक है। तो हाउडी मोदी के नाम से था। तो इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर एक तरीके से यहाँ पे जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी आए तो उसको कहने लगे हम नमस्ते ट्रम्प। तो इवेंट का नाम क्या हो गया? नमस्ते ट्रम्प के नाम से थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कॉट भी कर सकते हैं, जब आप फॉरेन रिलेशन की बात कर रहे हो, वहाँ भी इस चीज़ मेंशन कर रहे हो, तो उस आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यूएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया 600 मिलियन, याद रखिएगा कितना कॉर्पोरेशन किया है, 600 मिलियन फाइनेंशियल फैसिलिटी दी है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 600 मिलियन जो होता है बहुत होता है, $600 मिलियन जो फाइनेंस किया है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट
को। तो ये एक तरीके का आप याद रख सकते हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, देखिए यूएसए की जब भी बात होती है, अगर हम मैरीटाइम की बात करते हैं तो यूएसए क्या है, इंडो पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आपको देखने को मिलता होगा कि चाइना का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यूएसए क्या कर रहा है, इंडिया को साथ में लेके कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक, जैसे नाम से समझ में आ रहा है इंडिया का रोल, तो इंडिया के रोल को यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया यहाँ पे आके काम करे, इंडिया और यूएसए साथ में मिल के काम करे, जिससे जो डोमिनेंस ऑफ चाइना है वो यहाँ पर रिड्यूस हो पाए। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको भी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इंडियन ओशन रीजन के प्रपोज किया है न्यू पार्टनरशिप, ठीक है, यूएसए की, और जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी एक बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इंडियंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कॉपरेशन इन द थर्ड कंट्रीज। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं डिफेंस कॉपरेशन से बात अगर हम करते हैं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूएसए हमारा एक बहुत बड़ा एक डिफेंस पार्टनर है। ठीक है, जो कि हमने वेरियस एग्रीमेंट इसके रिगार्डिंग साइन भी किए हुए हैं, तो डिफेंस कॉपरेशन के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेजर डिफेंस पार्टनर है, हम स्टेटस दिया है यूएसए ने इंडिया को, क्या स्टेटस दिया है, मेजर डिफेंस पार्टनर। ठीक है, हमने कौन कौन सी चीज़ें, अब हम ये देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फुली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रिंस में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन राइज हो सकता है। क्या है, 2.6 बिलियन वर्थ, 2.6 बिलियन का, याद रखिएगा, 24 सी हॉक MH-60 रोमियो। ठीक है, तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर किसको यहाँ पे वो किया जा रहा है, इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे ये तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 800 मिलियन, याद रखिएगा, 800 मिलियन डॉलर का परचेस हुआ है 6 AH-64A अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का डील हुई है। ठीक है, तो यूएसए के साथ ये जो दो डीलें हुई हैं, इन दोनों डीलों के बारे में आपको याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वेरियस एग्जामिनेशन के ऊपर पूछा जाता है, ना कि सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, बट ऑल्सो फॉर द स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी के अंदर इसके ऊपर पूछा जाता है। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो गया, ईपीएफओ, सीएपीएफ, इन सभी एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। सीडीएस वगैरह के एग्जाम में भी काफ़ी अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि बोथ साइडेड ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, एक न्यू सेटअप करेंगे काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप को। तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा बिटवीन दियर रिस्पेक्टिव लॉ फोर्स एजेंसी के द्वारा। ठीक है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, एक तरीके से हम आएंगे, जैसे हमारे यहाँ से काउंटर नारकोटिक्स वर्क ग्रुप आएगा, वहाँ यूएसए से आएगा, तो दोनों साथ में मिलकर वो होमलैंड सिक्योरिटी बनेंगे, वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, बोथ साइड कॉल्ड पाकिस्तान टू रेन द क्रॉस बॉर्डर टेरर, जो थ्रेट देखने को मिला, जैसे 26/11 का अटैक आप लोग ने भूला नहीं होगा, कोई भूला नहीं भूलता है। ठीक है, तो पठानकोट का अटैक हो गया। ठीक है, तो ये जो वेरियस जो अटैक, पठानकोट का जो अटैक हुआ 2016, तो इन सब के लिए यहाँ पे नारकोटिक्स वर्क ग्रुप यहाँ काउंटर करने के लिए ये चीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल लीडरशिप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं चाइना का इन्फ्लुएंस डे टू डे लाइफ में जो है मतलब बढ़ता ही जा रहा है डे टू डे, अगर हम बात करें दिन पे दिन, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मतलब रूल आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप ग्लोबल लीडरशिप की यहाँ पे निकाल रहा है। ठीक है, तो यूएसए क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएसए कहाँ पे हेल्प कर रहा है, परमानेंट मेंबरशिप, कहाँ पे, यूएनएससी में। ये देखिए यूएनएससी का आगे हम लेक्चर में वैसे डिस्कस करूंगा यूनाइटेड नेशन के बारे में डिटेल में, लेकिन अभी आप बता देता हूँ, यूएनएससी के अंदर 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो इंडिया जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर 2020-21 में बनने जा रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाता है इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अमेरिका हेल्प कर रहा है हमारे लिए, यूएसए जो है हेल्प कर रहा है कि परमानेंट जो सीट है यहाँ पे मिले, किसको मिले, ठीक है, इंडिया को। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनर्जी, और एनर्जी में एंट्री के लिए ये है कि जो इंडिया की जो है एंट्री में हेल्प कर रहा है कि वो एनर्जी में इंडिया जो है इंटर हो पाए। तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस तरीके से साथ दे रहा है, और दोनों कंट्री यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है अपना इंटरेस्ट। जैसे यूएसए तो एक तरीके से पार्ट है ब्लू डॉट नेटवर्क का, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि
इंडिया भी अपना इंटरेस्ट जगा रहा है, इंडिया यहाँ पे शो कर रहा है इंटरेस्ट ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर। जैसे कि ब्लू डॉट नेटवर्क आप एक तरीके से कह सकते हैं एस इंडिया अपोजेस BRI, तो बेल्ट रोड जो चाइना का इनिशिएटिव है, इंडिया इसको अपोज कर रहा है, इसलिए ब्लू डॉट नेटवर्क का साथ देना इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे यूएस ने वेलकम किया है इंडिया के रोल को, जो भी डेवलपमेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट हो जाता है, कनेक्टिविटी जो अफगानिस्तान से जो कनेक्टिविटी वगैरह है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे इस इंडिया ने यूएसए ने इंडिया के रोल को भी यहाँ पे सपोर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा इसको वेलकम किया है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके अंदर 3 कंट्रीज आती हैं मेनली, जो है 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है, यूएसए है, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है और जापान। तो तीनों कंट्रीज के नाम यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जो ब्लू डॉट नेटवर्क है यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, साइड बाय लाइन 35 एशियन जो समिट हुआ था इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जब किस समिट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ये नेटवर्क क्या है, इसके अंदर कितनी कंट्रीज है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यहाँ पे 3 कंट्रीज है। ठीक है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है यूएस ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ पे किया जाएगा पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं। एवलेट किया जाएगा वेरियस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे वेरियस पैरामीटर के अंदर, जैसे कि G20 के जो प्रिंसिपल्स हैं, G20 के आपको प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आने वाले लेक्चर में हम सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। G7 हो गया, G20 हो गया, उनके सभी प्रिंसिपल, सभी मेंबर स्टेट के बारे में, कब गठन हुआ, कब क्या हुआ, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो बस आपको लेक्चर डे टू डे लाइफ में बिल्कुल देखते जाना। ठीक है, G20 की जो प्रिंसिपल है, जैसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट्स के नॉर्म, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में मीट होगा नॉर्म जैसे ब्लू डॉट को, तो ब्लू डॉट आपको याद रखना है। ब्लू डॉट जो है सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, इनेबल किया जाएगा कि इससे कि प्राइवेट जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो और उसके ऊपर जो है हम डिपेंडेंट ना रहे। जो स्टेट है, स्टेट फंडिंग की, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ स्टेट फंडिंग में डिपेंडेंट रह रहे हैं कि यार इंडिया जाके स्टेट फंड कर रहा है या कोई पर्टिकुलर स्टेट फंड कर रहा है, ऐसा नहीं। हम उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पर्टिकुलर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी देखने को मिल सकती है, उसको अट्रैक्ट करेंगे ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसको एक अल्टरनेटिव प्रीडेटरी लीडिंग देखा जा रहा है। BRI का चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है फैसिलिटेट करता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस एज कम्पेयर टू BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो BRI जो है इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए डायरेक्ट मनी यहाँ पे करता है, तो ये आपको याद रखना है। बट जो ब्लू डॉट नेटवर्क होता है वो यहाँ पे डजंट इन्वॉल्व द डायरेक्ट मनी, ये डायरेक्ट मनी को नहीं सप्लाई करता। ये क्या करता है, पर्टिकुलर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके आता है। सपोज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, फिर आप यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ब्लू डॉट जो है रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेशन अमंग द मल्टीपल स्टेक होल्डर, तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है व्हेन इट कम्स टू द ग्रेडिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जो जब ये ग्रेडिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिया US 2+2 डायलॉग। जैसे कि आप लोगों ने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने वेरियस जो 2+2 डायलॉग हुए हैं, चाइना के साथ जैसे हुआ डायलॉग, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो जापान के साथ हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 2+2 डायलॉग के अंदर क्या होता है, 2 मिनिस्ट्रीज आपस में मिलते हैं, मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स जो हो गए और डिफेंस मिनिस्टर दोनों जो है आपस में मीटिंग होती है इंडिया और USA का। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुलाइज बेस में है, ये सेकेंड एडिशन है, ये चीज़ याद रखना है। फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो भी डिफेंस से रिलेटेड और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, यहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड मैटर हो गए, यहाँ पे इन सभी मैटर को ये चीज़ देखते हैं। इसका जो इनॉग्रल हुआ था 2+2 इंडो यूएस डायलॉग का, वो कब हुआ था, न्यू दिल्ली सितंबर 2018 के अंदर इनॉग्रल हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए हमने डायलॉग तो कर लिया, उसका आउटकम क्या निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने आउटकम निकला है। इस सेकेंड जो एडिशन 2+2 डायलॉग का हुआ, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है, साइनिंग द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स।
ISA को हमने साइन किया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, मतलब पर्टिकुलर यूएस की जो मिलिट्री हो गई, डिफेंस हो गए, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, इंडिया का जो डिफेंस वगैरह सेक्टर वगैरह, ये दोनों क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में हमने यहाँ पे साइन किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमने सेकंड क्या किया, DTTI दैट इज फाइनलाइज और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव को हमने इनिशिएट किया। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा, हार्मोनाइज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करेगा डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट को अंडर DTI के कौन कौन से प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड, तो इन सारी प्रोजेक्ट को यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है CDRI दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है जो कि डिजास्टर रेजिलेंट रहे, डिजास्टर की वजह से उसमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को ना मिले। ठीक है, तो US ने ये अनाउंस किया है, तो ये आपको याद रखना है। कमिटमेंट टू द फाउंडिंग मेंबर ऑफ CDRI है। ठीक है, तो जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंडिया के अंदर, यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। तो ऐसा USA द्वारा वादा किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी डिजास्टर रिलेटेड टॉपिक को आप कहीं पे भी लिख रहे हो या मेंशन कर रहे हो, तो आप इसको बिल्कुल मेंशन करना ना भूलें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉपरेशन इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर जैसे कि SSA स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की हमने बात की है। ठीक है, कॉपरेट करने की बात करिए, तो जैसे कि स्पेस वहाँ का, जैसे आप लोगों ने पता ही होगा कि नासा कितना अच्छा काम कर रहा है, और इसके साथ में हमारे इसरो ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे काम किया है। तो इस तरीके से जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया, ऑर्बिट हो गया, ठीक है, इन सब के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। साइंस टेक से रिलेटेड हमने क्या चीज़ें साइन की है, आगे कुछ एग्रीमेंट्स हुए, जैसे रिप्लेस कर दिया गया है 2005 का एग्रीमेंट, जिसमें जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो जो 2 कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होता है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पे नया है, तो ये याद रखना है। ठीक है, यंग इनोवेटर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे याद रखना है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, बाय IIP, जो कि क्रिएट करता है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन द US फॉर द इंडियन स्टूडेंट एट पोस्ट सेकेंडरी लेवल। अगर आप पोस्ट सेकेंडरी लेवल पे हैं, ठीक है, और या फिर रिसेंटली आप ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आप कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार किए करते हैं कि जो यंग माइंड होते हैं, जैसे हम जैसे जो माइंड हैं, यंग माइंड है, ठीक है, आप जैसे लोग हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं, US जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, और वहाँ से चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो वेरियस एग्रीमेंट में हमने चीज़ें साइन की हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखते हैं, NATO अलाई लाइक स्टेटस। अब देखिए, NATO अलाई लाइक स्टेटस को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे US का जो सीनेट है, याद रखिएगा, US का सीनेट और इंडिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ने यहाँ पे पास किया है अमेंडमेंट इन द नेशनल डिफेंस अथॉरिटेरियन एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट को हमने पास किया है, तो इस एक्ट के बारे में आपको याद होना चाहिए, डिफेंस अथॉरिटेरियन एक्ट NDAA। ठीक है, 2020 के लिए। ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रेंथन करेगा, इन्हेंस करेगा मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर जॉइंट कमेटी भी यहाँ पे तैयार की जाएगी, रिकॉन्साइल वगैरह की जाएगा। अब देखो क्यों न्यूज़ में सारी थोड़ी चीज़ें और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल होंगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग US स्टेट डिपार्टमेंट जो है ट्रीट किया जाएगा इंडिया एज ए नॉन मेंबर ऑफ NATO अलाई। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि वो नॉन मेंबर हो, NATO अलाई का जो हो वो नॉन मेंबर हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, विथ मूव फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया। अब इसकी वजह से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया को एलिजिबल कर दिया जाएगा कि इंडिया यहाँ पे एंट्री ले सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, DOD के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे इंडिया जो है एलिजिबल हो जाएगा, एंट्री ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनेबल हो जाएगा इंडिया जो है परचेज करने के लिए जो यूरेनियम एंटी टैंक राउंड हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को प्रायोरिटी दिया जाएगा डिलीवरी ऑफ शिप्स वगैरह मिलिट्री राशन के लिए। ठीक है,
तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखनी है, प्रायोरिटी यहाँ पे दिए जाएगा, ठीक है। मिलिट्री राशंस वगैरह के लिए अलाउ किया जाएगा पोजीशन, वॉर रिजर्व स्टॉप्स जो होगा, डिपार्टमेंट और डिफेंस हो गया, ऑन इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मिलिट्री के जो अमेरिकन मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या ये वॉर रिजर्व हैं वो इंडिया यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी इंडिया को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसके अंदर देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे हाउ इट डज नॉट इम्पोज बर्डन ऑन इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन इम्पोज कर दिया गया है, ठीक है। एज अपोज टू द मेंबर नेशन हु हैव फंड नाटो, जो जिन लोगों ने नेटो को फंड किया है, मेजर नॉन नेटो अलायंस है, MNNA के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। मेजर नॉन नेटो अलाइज, ठीक है। एंड नेटो अलाइज आर द ओनली इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक, ठीक है। जो नेटो अलाई है वहाँ पे ये इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वर्किंग पार्टनरशिप विथ नेटो कंट्रीज, ठीक है। तो नेटो कंट्रीज के साथ, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको जानने को मिलेगा। छोटा सा आर्टिकल है बट बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हमको जानने को मिलेगी। तो फटाफट हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, तो यहाँ पे याद रखिएगा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो इंडिया और यूएसए ने डिसाइड किया है अर्ली कंक्लूजन बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट को यहाँ पे, तो इंडिया और यूएसए का है। तो यह आपको याद रखना है BECA बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे किस किस चीज़ की बेसिक एक्सचेंज होगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल इनेबलिंग एग्रीमेंट, याद रखिएगा डिफेंस से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफेंस से रिलेटेड जो यूएसए के साथ 4 एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। अब 4 एग्रीमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी हम इसको देखते हैं 4th वाले को, ठीक है। टू इम्प्रूव द interoperability between the militaries and allow the transfer of high-end military प्लेटफॉर्म। तो जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म होता है, सपोज कभी वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो गई, ये कभी इस तरीके से सिचुएशन अराइज होती है, तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं एक दूसरे की चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें BECA के अंदर यहाँ पे साइन हुई हैं। तो BECA बेसिक एक्सचेंज जो कॉपरेशन हो सकता है वो हम यूएस के साथ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अलाउ किया जाएगा कि इंडिया क्या यूज कर सकता है, यूएस का जियो स्पेटियल मैप को यूज कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, इस मैप को यूज करने से पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हार्डवेयर सिस्टम रखा गया है, कहाँ पे ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम है, कहाँ पे वेपन्स वगैरह हैं, कहाँ पे क्रूसाइल मिसाइल वगैरह, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब की बिल्कुल पॉइंट पिन की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने साइन की है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ इस एग्रीमेंट के साथ साथ यूए के साथ इंडिया ने फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जो देखिए क्वेश्चन जो है प्रीवियसली प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में भी पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या है यहाँ GSOMIA, क्या है इसका मतलब, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो है कि साइन हुआ है 2002 के अंदर। इंडिया ने इसको कब साइन किया है, 2002 के अंदर साइन किया है। यहाँ पे क्या इनेबल किया है, शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस की जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर की जाएगी दोनों कंट्रीज से। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखिए जाएगा, ठीक है। और दोनों की सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा इस एग्रीमेंट के द्वारा। 2002 में साइन हुआ है, GSOMIA नाम है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज को हम ये यहाँ पे शेयर करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेमोआ, ठीक है। आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो लेमोआ जो है कब साइन हुआ है, 2016 के अंदर साइन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या किया जाएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब एक तरीके से बाइंडिंग नहीं, ये परमिट करता है कि मिलिट्री ऑफ द आइदर कंट्री, या तो यूएसए की मिलिट्री या हमारी कंट्री की मिलिट्री, दोनों क्या कर सकती है यहाँ पे बेसिस जो है यूज कर सकती है एक दूसरे का, ठीक है। अदर बेसिस फॉर द रीसप्लाइंग ऑफ कैरिंग आउट रिपेयर्स वगैरह सारी चीज़ें एक दूसरे का यूज कर सकती हैं, ठीक है। पर ये ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यूज ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमकासा। कॉमकासा आपने काफ़ी न्यूज़ में था, सुना होगा, ठीक है। वेरियस जो है इशूज़ इसके ऊपर अराइज हुए थे। तो यह इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन कॉम्पेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यहाँ पे साइन किया गया है 2018 के अंदर। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, अभी कभी इसको आप याद कर लीजिए, फुल फॉर्म तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इनेबल किया जाएगा कि दोनों कंट्रीज यहाँ पे शेयर करें अपने सिक्योर कम्युनिकेशन को, जो सिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पे रहे, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अप्रूव इक्विपमेंट, तो इस तरीके से इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर क्या होता है, सपोज ये टेलीफोन जो हम यूज करते हैं या फिर कोई जो भी चीज़ हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज करते हैं, जब हमारा वॉर होता रहता है तो ये एक सिंपल फ़ोन नहीं होते हैं, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन से नहीं करते, वो हमारा खुद का नेटवर्क क्रिएट किया होता है। तो वही एक सिक्योर कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है क्या है, क्वाड। ठीक है, क्वाड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर जो हमारे 2-3 आर्टिकल बचे हैं, 5, 6, 7, ठीक है, तो हम फटाफट इसको भी निपटा ही लेते हैं आज। और क्वाड को हम देख लेते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको हम कहते हैं क्वाड। इसके अंदर 4 स्टेट रहते हैं, 4 स्टेट मतलब 4 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो इनके समूह को क्या किया जाता है, क्वाड कहा जाता है। मतलब 4 जब इस तरीके से आप एक क्वाड्रिलेटर से आप याद रखते हैं, यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जापान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक तरीके से क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे मीटिंग हेल्ड हुई है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल के यहाँ पे पहली बार हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना है साइड बाय साइड यूएन जनरल असेंबली के, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वाड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, यूएस जापान चाइना और यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ पे इसका पार्ट है। ये डायलॉग जो है इनिशिएट हुआ था 2007 में, जो है प्राइम मिनिस्टर जो मतलब एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो अबे थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। ड्यूरिंग द एशियन जो समिट होते हैं उसके रिगार्डिंग ऑल द 4 फॉर्मर मेंबर रीजॉइन नेगोशिएशन। ठीक है, जो फॉर्मर जो मेंबर्स थे रीजॉइन कर दिए हैं नेगोशिएशन के अंदर, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल अलायंस है। ठीक है, Before this meeting, the coordinator has so far the met to level of the joint secretary rank official only। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो मेंबर्स होते थे वही सिर्फ इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते थे इस एग्रीमेंट के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, लेकिन अब फॉरेन मिनिस्टर तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द वन मैकेनिज्म, वन आर्किटेक्चर दैट कंप्लीट्स एंड सप्लीमेंट्स अदर फॉर्मेट्स टू प्रमोट द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो देखिए, जब भी अगर मैं बात करता हूँ यूएस की, तो यूएस और इंडिया जब भी साथ में आता है तो मेनली यूएस का कहाँ पे ध्यान देता है, इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हम एक मैकेनिज्म ऐसा क्रिएट करें, एक आर्किटेक्चर को कंप्लीट क्रिएट किए। ठीक है, एक कंप्लीट सिस्टम, एक सप्लीमेंट तैयार करें, सिंगल सिस्टम हो। ठीक है, इंडो पैसिफिक के लिए। ठीक है, जो कि ओपन हो, फ्री और प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कलेक्टिव एफर्ट्स को। ठीक है, ग्रुप के अंदर कलेक्टिव एफर्ट टू क्लोज ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म देखा जाएगा कि हम टेररिज्म को काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, एयर टाइम सिक्योरिटी हमारी कैसी हो, कॉपरेशन डेवलपमेंट हो, ठीक है, फाइनेंस हो, और साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की वो मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया आउट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए, यूएस ने क्या किया है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज से आउट कर दिया। मतलब अब यूएस मानता है कि इंडिया क्या है, डेवलप कंट्री है, नॉट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्रेड वगैरह है उसको हार्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने मतलब यूएसए ने रिमूव कर दिया है लिस्ट से इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लिस्ट से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अंडर द WTO रूल्स, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल है उसके अनुसार क्या होता है, सेल्फ डेजिग्नेटर होता है। मतलब एक कोई पर्टिकुलर कंट्री अपने आप को सेल्फ डेजिग्नेट कर सकती है कि वो डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप कंट्री है, ठीक है, ये लीस्ट डेवलप कंट्री है, तो इस तरीके से वो असाइन कर सकता है। ठीक है, बट यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो USTR होते हैं, यूनाइटेड स्टेट के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने यहाँ पे मेथोडोलॉजी जो है एक्सक्लूड किया है कंट्रीज़ को जिसका पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है $12,375 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसको जो है एज पर द वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इतना जिसका हो तो उसको जो है यहाँ पे OECD के जो यहाँ पे याद रखिएगा, और मेंबर ऑफ जो OECD हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, G20 हो, क्लासिफाइड कर दिया गया जिसको हाई इनकम कैटेगरी, जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस तरीके से करार दे दिया गया हो कि हाई इनकम कैटेगरी है, तो उसको क्या किया जाएगा, डेवलप यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा, मतलब उसे डेवलप करार दे दिया जाएगा, और जिसका 0.5% ऑफ द ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड है। ठीक है,
अकाउंट करता है। तो इंडिया इन सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इंडिया के साथ साथ यहाँ पे कुछ और कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो इन सभी कंट्रीज़ को लिस्ट से हटा दिया गया है और उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट से हटा के डेवलप कंट्री का दर्जा दे दिया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। लेकिन इनने अपने आप को इन कंट्रीज़ ने नहीं दिया। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी यूएस ट्रेड करेगा आप, तो यूएस जब ट्रेड करेगा तो इन प्रैक्टिस को देखेगा, इन प्रैक्टिस को देखेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए हम आज का लास्ट आर्टिकल जो है हमारा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। 2 मिनट का आर्टिकल है, ठीक है। H1B और H4 वीज़ा, ठीक है। वीज़ा से रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यूएसए ने क्या किया है, रैम्प किया है H1B जो डिनाइल अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय अमेरिका एंड हायर अमेरिका। मतलब यूएस का यहाँ पे एक तरीके से कहना है कि आप अमेरिकन चीज़ों को खरीदिए, अमेरिकन की बनी हुई चीज़ों को खरीदिए, मैन्युफैक्चर चीज़ों को खरीदिए और हायर करिए अमेरिकन लोगों को, ठीक है। और ऑल्सो H4 वीज़ाज हैव बीन इशूड एट द मच लोअर रेट, ठीक है। तो H4 जो वीज़ा है यहाँ पे इशू किया जाएगा लोअर रेट में। अब से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि H1 वीज़ा क्या होता है और H4 वीज़ा क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय जो है फॉरेन से मतलब एक तरीके से यूएस के अंदर जाता है फॉरेन से, तो वहाँ पे याद रखिएगा लॉटरी बेस्ड आप कह सकते हैं H1 वीज़ा जो है यहाँ पे अलाउ करता है यूएस कंपनीज़ को एम्प्लॉय करने के लिए फॉरेन वर्कर को टेम्पररी। यहाँ पे कितना दिया है, टेम्पररी मतलब 3 साल के लिए, और 3 साल से एक्सटेंड करके 6 साल तक के लिए यहाँ पे वीज़ा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। H1B वीज़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इश्यूएंस किया जाएगा, कैप्ड किया गया 85,000 यहाँ पे पर ईयर यहाँ पे देखा गया, ठीक है। सम एम्प्लॉय सच एस यूनिवर्सिटी, रिसर्च, नॉन प्रॉफिट, यहाँ पे इन सब लोगों से एक्सटेंड है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ होगा कि अगर आप किसी इंडियन कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और आप यूएसए के अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो H1B जो वीज़ा होगा आप उसको लेके जाएंगे, 3 साल के लिए काम करेंगे या फिर एक्सटेंड होकर 6 साल के लिए। तो ऐसा सर्वे किया गया था। तो यहाँ पे टोटल जो H1B जो वीज़ा है उसमें से 74% जो थे H1B जो वीज़ा होल्डर थे वो इंडिया से थे। मतलब 74% जो एप्लीकेशन थे इंडिया से जाते थे। सोचिए तो कितने ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट हो गए इंडियन एप्लीकेंट, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज कोई अगर गया है 6 साल के लिए, वहाँ पे रहने के लिए गया है 3 साल 6 साल, तो हो सकता है किसी कंडीशन में उनकी वाइफ भी साथ में जाती है या कुछ इस तरीके से। तो जो उनकी वाइफ या पर्टिकुलर वाइफ कह सकते हैं या हस्बैंड कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की जा रही है तो उसका हस्बैंड, ये लड़का जा रहा है तो उसका वाइफ, ठीक है। तो जो भी स्पाउस होते हैं उसको H1B वीज़ा दिया जाता है, ठीक है। जो H1B वीज़ा के अंदर जो जाते हैं तो उन्हें जो वाइफ को दिया जाता है, स्पाउस को दिया जाता है, वो H4 वीज़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जो कि अलाउ करता है कुछ टाइम के लिए कि वहाँ पे वो जो है वो जो मतलब एक तरीके जो उनके स्पाउस है वो भी वहाँ पे वर्क कर सके, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी और नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर को शेयर कर दीजिए, फटाफट हर जगह फैला दीजिए और बस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बस शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, लॉकडाउन बना रहेगा, जो भी है जैसा भी है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को हैम्पर नहीं होने देना, हमें अपनी कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना है, हमें जमकर पढ़ाई करनी है, हमें अपने फॉल्ट्स को देखना है। जितने भी हमारी फॉल्ट्स निकल के आए हैं, जितने भी जहाँ पे हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, तो उन एरियाज़ को हमें देखना है और हमें अच्छे से उस चीज़ में वर्क करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। अभी के लिए इतना ही। शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।